कि बच्चों लास्ट क्लास में हमने डोमेन से रिलेटेड डोमेन जो था, डोमेन वाला पार्ट किया था। डोमेन आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि सभी को डोमेन फाइंड करना आ गया होगा। अब उससे आगे चलते हैं। किसी बच्चे को कोई भी पार्ट में डोमेन की में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। अब रेंज के बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे आपने डोमेन फाइंड करना सीखा था तो कुछ कुछ आपने ग्राफ जो है वो याद कर लिए थे कि ग्राफ जो है, ग्राफ में अगर आप एक्स वाला पोर्शन देखते थे, ग्राफ में अगर आप एक्स वाला पोर्शन देखते थे वो आपके पास होता था कि डोमेन, और एक्स की कोरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू निकल कर आती थी वो आपके पास क्या होता था, रेंज होता था। जो एक्स की कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकल कर आती थी वो क्या होता था आपके पास में, रेंज होता था। ठीक है, यानी कि एक्स की कोरस्पॉन्डिंग, जैसे ग्राफ पर एक्स की जो वैल्यू आ रही थी वो तो डोमेन हो गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू पुट कर रहे थे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की कोई कोई वैल्यू निकल कर आ रही होगी, वो क्या कहलाता था, रेंज कहलाता था वो। ठीक है, वो रेंज कहलाता है। तो कि अभी एक बच्चे ने एंटर किया है, अंकुश, ये कौन है भाई? मीनाक्षी और सचिन हुड्डा, बच्चे वीडियो ऑन रखे। सर ये मैं सुदर्शन था, ये उस दूसरे नाम से ज्वाइन हो गया, भाई के नाम से भी चेंज कर दूं? ठीक है, ठीक है। तो आपने ऐसे कहा इसमें कि रेंज क्या हो गया, रेंज एक तरह से क्या होगी, ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो जो एक्स की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू निकल कर आती है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे बोल दिया कि द रेंज ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन वो क्या होगी, विल बी द सेट containing all obtained value of वेरिएबल y। ठीक है, वेरिएबल y का मतलब हो गया जैसे ये, जैसे मैंने क्या किया हुआ है कि y लिया हुआ है एक फंक्शन x की फॉर्म में ऐसे। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि y ना बोलकर डिपेंडेंट वेरिएबल, कि y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आपके पास डोमेन में आप क्या कहते थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स बोलते थे। जैसे मान लो अगर कि मैं दूसरा ऐसे बोलूं आपके सामने कि ये लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जेड इक्वल टू एफ ऑफ टी ये लिखा हुआ है, तो इसमें टी जो है, ये टी जो है ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर अगर आपको डोमेन फाइंड करना है तो टी की जो जो वैल्यू आप पुट कर सकते हो वो तो टी की वैल्यू होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग जेड की जो वैल्यू निकल कर आएगी, जेड क्या हो गया, जेड टी की वैल्यू पुट करो तो अब जाके जेड की वैल्यू निकल कर आई, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया बच्चों, है ना? समझ में आ गया होगा इतनी बातें, कि रेंज इतना क्लियर हो गया होगा। रेंज का मतलब क्या है कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास रेंज होगा। या ग्राफ की फॉर्म में बात करें, एक एक्स एक्सिस होगा एक वाई एक्सिस होगा, तो वाई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने वाई लिया हुआ है फंक्शन एक्स की फॉर्म में, वाई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो डोमेन फाइंड करना तो आपने सीख लिया, डोमेन फाइंड करना तो बड़ा आसान था। ठीक है, डोमेन फाइंड करना तो बड़ा आसान था, रेंज फाइंड करना उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इन्वॉल्विंग है। तो ग्राफ जो है वो याद रहना चाहिए सभी को। ओके। तो देखेंगे, इसमें सीखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूं कि रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन, रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि ये लिखा हुआ है tan ऑफ एक्स कोट ऑफ एक्स। tan एक्स की रेंज पता है मुझे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होती है कोट एक्स की रेंज। ऐसे ही ln एक्स की रेंज, ln एक्स की रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। वाई की वैल्यू देखते हैं, वाई की वैल्यू। ओके,
ln x हो या फिर log ax हो, ठीक है, या फिर कोई भी ओड डिग्री फंक्शन हो, कोई भी ओड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन हो, कोई एनी ओड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, या फिर ऐसे करके लिखा हो कि 2m+1 ये, और यहां पर x लिख दिया मैंने, इन सब की जो रेंज होगी वो क्या होगी, विल हैव रेंज एच आर, विल हैव रेंज एच आर। ओड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब समझ गए होंगे आप, जैसे मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है x⁵ प्लस में बाद में कुछ भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, x⁴ प्लस x⁴ 2 + 1 ऐसे करके कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो इस वाले पार्ट की जो आपके पास रेंज रहने वाली है, इस वाले पार्ट की जो रेंज रहने वाली है वो आपके पास में क्या रहने वाली है कि रियल नंबर रहने वाली है। बट अगर मान लो केवल ऐसे लिखा है ना, ओड इवन डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन लिखा है x⁴ प्लस में x⁴ 3 + x, तो इसकी रेंज जो है वो रियल नंबर नहीं रहेगी, इसकी रेंज रियल नंबर नहीं रहेगी। ओके, तो हमें इनके ग्राफ ही पता है, tan x का ग्राफ -∞ टू +∞ जाता है, cot x का ग्राफ भी, ln x का ग्राफ भी, log x का ग्राफ भी, ठीक है, इन सब का जो आपके पास में ये भी, ये 2m+1 लिखा हुआ है, जैसे आपके पास में मान लो ऐसे लिखा हुआ है 27 और इसका ऐसे लिख दिया क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू +3 हो जाएगी, माइनस लिखा जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस में भी आ जाएगी। बट हाँ ये ध्यान रखना है कि अगर इवन डिग्री है, इवन डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है, तो उसकी रेंज आर नहीं होगी, ठीक है, एनी या एन इवन डिग्री polynomial can never have range as R, ठीक है, और आपने कहा नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आपके पास है sin x cos x, तो इनकी जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपने ग्राफ याद कर लिया है अच्छे से, ठीक है, तो इनकी रेंज -1 to 1 होगी। ओके, अगर मान लो ये लिखा हुआ है tan of x cot of x, तो इनकी रेंज कितनी होती है, r होती है। ओके, ये भी याद किया होगा आपने कि कोसिकेंट ऑफ x या फिर कोट ऑफ x, तो इनकी जो रेंज होती है वो आपके पास क्या होती है, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, ये आपके पास इनकी रेंज होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जो है उनकी रेंज भी आपने याद की हुई है, ग्राफ भी याद किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये लिखा है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ये आपने ऐसे किया था, 3 को एक साथ रखा था, साइन इनवर्स, फिर उसके बाद में साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, ठीक है, तो इनकी जो रेंज आती थी वो क्या आती थी, -π/2 टू π/2 आती थी। और टेन वाले में देख लिया, टेन को कहाँ प्रॉब्लम होती है, टेन को प्रॉब्लम होती है जहां पर कोस जीरो बन जाता है, तो आपने कहा इसमें देखो कोस जीरो कहाँ पर बनेगा, -π/2 टू π/2 में, तो π/2 पर बनेगा और मल्टीपल ऑफ π/2 पर, तो आपने कहा -π/2 और π/2 के ऊपर आपने ओपन लगा दिया, क्योंकि ऐसे ही कोसिकेंट वाले में जहां कोसिकेंट को प्रॉब्लम होती है, जहां पर साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो साइन की वैल्यू जीरो कहां पर होगी, इस वाली रेंज में वो होगी जीरो के ऊपर, तो आपने वो वाला पोर्शन हटा दिया, -π/2 टू π/2, ठीक है, माइनस में जीरो, ये आपने साइन के लिए किया था। ऐसे ही आपने अलग बनाया था, उनको एक साथ लिया था, कौन कौन से को, कोस इनवर्स को, कोट इनवर्स को एंड सीकेंट इनवर्स को, इनको आपने एक साथ लिया था, ठीक है, इनको लिया था आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी जो रेंज निकल कर आती थी वो क्या आती थी, 0 to π। ओके, इस वाले की जहां पर कोट को प्रॉब्लम होगी, कोट का मतलब होता था कि कोस डिवाइड बाई साइन, तो जहां पर साइन जीरो बन जाएगा वहां पर कोट को प्रॉब्लम होगी, तो आपने कहा ये हो जाएगा 0 to π, और ये आपके पास हो जाएगा 0 to π माइनस में ये π/2, सेकेंड है ना, तो जहां पर
कोस 0 बनेगा। तो ये सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो कोस, देखो कोस इनवर्स एक्स वो तो 0 to पाई हो गया, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोट कोट को कहां पर प्रॉब्लम होगी, जहां पर कोस डिवाइड बाई साइन लिखा जाएगा। तो कोस डिवाइड बाई साइन का मतलब हुआ साइन को जहां पर 0 बन जाएगा, साइन 0 कहां पर बनेगा, 0 पर पाई पर, तो 0 और पाई के ऊपर ओपन कर दिया। सीकेंट इनवर्स एक्स लिखा है, सीकेंट का मतलब होता है 1/कोस। 1/कोस का मतलब हुआ कोस की वैल्यू जहां पर 0 होगी, कोस की वैल्यू 0 कहां पर होगी, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर। तो आपने कहा 0 to पाई, और उसमें से आपने पाई/2 को हटा दिया, उसमें से आपने पाई/2 को हटा दिया। आई होप सो ये तो सबको क्लियर होगा, ये तो सबको क्लियर होगा ही, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो आपने ग्राफ ही याद किए हुए हैं और मैंने ये टॉपिक भी कराया आपको, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये कौन सा पॉइंट था, डी पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में ई। आपने कहा कि अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है x⁻²m, और यहाँ पर ये 2m, तो आपको पता है इनकी जो वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इनका रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, 0 to ∞। अगर 1 ऐसे करके लिख दिया, तो इस वाले केस में बस सीधी सी बात है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसकी जो वैल्यू 0 भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और या फिर ऐसे करके नीचे करके लिख दिया 1/x⁻²m, तो इनकी जो आपके पास रेंज निकल कर आएगी, इसमें क्या होना चाहिए कि आपने बोल दिया कि आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव का मतलब हुआ कि 0 ओपन आ जाएगा, 0 ओपन से इनफाइनाइट। बट अगर कहीं पर ऐसे करके लिख दिया 1/x⁻²m+1, ठीक है, या फिर 1/x⁻² ऐसे, ये 2m+1 इंटू में x, तो इनकी जो रेंज आएगी उसमें क्या आना चाहिए कि इनमें तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, बट नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आने का मतलब हुआ कि r माइनस में 0 लिख सकते हो इनकी रेंज। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, ये लिखा हुआ है, तो इसकी रेंज मुझे पता है कि इसकी जो रेंज आएगी वो इंटीजर आएगी, ठीक है। अगर कहीं पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 0 क्लोज से लेकर के 1 ओपन तक आएगी। कहीं पर ये लिखा है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसकी रेंज क्या आएगी, क्या तो -1 होगा, या फिर 0 होगा, या फिर 1 होगा। ये तीन वैल्यू हो सकती है। और कहीं पर अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी ध्यान रखना है, मैं ये बता चुका हूं आपको कि x+1/x लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, या फिर लेस देन इक्वल टू -2 होती है। तो आपने ऐसे किया, इसकी जो रेंज आएगी x+1/x की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -∞ टू -2 यूनियन 2 to ∞, ठीक है। इसमें ये भी स्पेशल याद कर लिया आपने कि x+1/x की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है इफ x जो है वो क्या हो, पॉजिटिव टाइप का नंबर हो। अगर x नेगेटिव टाइप का नंबर हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का साइन लग जाएगा और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो उस वाले केस में x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो ये होगा। क्लियर होगी कि यहाँ तक की बातें सभी को? ओके, और दूसरा आपने ये इसी में ध्यान रखा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपने इसी में ये भी ध्यान रखा कि मोड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव नहीं होने का मतलब 0 to ∞ चलेगी, ठीक है। तो यहां तक की बातें तो सभी को क्लियर हुई होगी। ये तो सभी आपने पता है, इतनी सब चीजें तो आपको पता है। ओके,
अब आपने लिखा कि इसके बाद अगर आपको रेंज फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करोगे, यहां तक कि इतना सिंपल नहीं होगा। तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज, तो देखो कैसे फाइंड करते हैं मेथड। सबसे पहले मैं कहता हूं कि यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। जैसे एलिमेंट्री मैनिपुलेशन, मान लो किसी फंक्शन की आपको रेंज पता हो, उसमें कुछ ऐड कर रखो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रखो, तो उसको कैसे आप डील करोगे। तो नोट वन, मान लो ये आपके पास कोई फंक्शन है ए, इसकी पता चल गया आपकी रेंज की, इसकी जो रेंज है वो ऐसे है, अल्फा से बीटा तक जा रही है इसकी रेंज। तो इसमें अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं ए प्लस की, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी, इसकी जो रेंज जाएगी वो कहां से चली जाएगी, अल्फा में भी आप क्या कर दो के ऐड कर दो, बीटा में के ऐड कर दिया आपने, यहां तक इसकी रेंज चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो रेंज है वो आपके पास में क्या होती है, वो होती है 0 to 1 ओपन। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -3, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -3 से लेकर के, इसमें -3 कर दो, -3 से लेकर के -2 तक होगी। कि नेक्स्ट आपने बोला कि अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या होगा। देखो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगर आपने कहा k इंटू ए की जो वैल्यू होगी, ये आपने इसी के अंदर चल रहे हो, पहला वाला जो है इसके अंदर आपको ये पता है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो, नहीं ए की जो वैल्यू है वो अल्फा से बीटा चल रही है, तो उस वाले केस में अगर आपने ए प्लस के कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। आपने k इंटू ए कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, इनिक्वलिटी में आप इतनी चीजें जानते हो कि अगर के पॉजिटिव टाइप का नंबर हुआ तब तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होती, यानी कि के अल्फा से लेकर के ये क्या हो जाएगा, के बीटा तक चला जाएगा। कब, अगर के जो है वो ग्रेटर देन 0 टाइप का नंबर हो। बट अगर के नेगेटिव टाइप का नंबर हुआ तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बीटा पहले आ जाएगा और उसके बाद के अल्फा आ जाएगा। ये कब होगा, जब अगर के लेस देन 0 टाइप का नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हो कि मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 3। तो अगर आपने इसे 2x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 से लेकर के 6 तक चली जाएगी। बट आपने -2x कर दिया तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये -6 जो है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद -2। नेक्स्ट इसी में थर्ड पॉइंट, कि अगर मान लो ए ऐसे लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू, ऐसे करके लिख दिया मैंने 2 से 3, तो 1/a की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां पर जाएगी। तो 1/a के लिए अगर ये पॉजिटिव टाइप के नंबर है, पॉजिटिव टाइप के नंबर है, तब तो आप क्या करो, इनका रेसिप्रोकल लो। रेसिप्रोकल लोगे तो 1/2 1/3। देखो ये पहले जो लिखा होता है वो छोटा नंबर लिखा होता है, बाद में लिखा जाता है वो बड़ा वाला नंबर लिखा जाता है। तो 1 डिवाइड बाई छोटे वाला नंबर, तो जितना छोटा नंबर रहेगा वो वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा आपके पास में ऐसा जाएगा ये वैल्यू 1/3 से लेकर के 1/2, उल्टा हो गया। कब, ये जो है ये यहां पर आ गया, ये वाला यहां पर आ गया 1 बाई करके। ओके, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये अगर मान लो यहाँ ओपन लगा दिया तो जिस तरफ ओपन लगाया वो ओपन रहेगा। तो 1/a से लेकर के ये वैल्यू क्या होगी, ये जो वैल्यू आएगी ये भी क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 से लेकर के -1/5 क्लोज। ये वाला यहां चला गया, ये वाला यहां चला जाएगा ऐसे। बट बच्चे अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो उस वाले केस में आपने ध्यान रखना है कि मान लो ये लिख देता मैं a बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 7, ऐसे लिख दिया। तो 1/a की जो वैल्यू होगी
वो क्या होगी, बिलोंग्स टू, अगर आपने ऐसे लिख दिया कि ये ऐसे आ गया यहाँ पर 1/7 और ये चला गया ऐसे माइनस का 1/2, तो आपको खुद से समझ में आ गया होगा, पहले बड़ा नंबर आ गया फिर बाद में छोटा नंबर आ गया, फिर कोई बच्चा कहे नहीं सर सीधा सीधा कर देते हैं, तो सीधा करोगे तब भी नहीं होगा, यानी कि ये रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस वाले केस में कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, इफ वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड वन वैल्यू इज नेगेटिव, then break in the form of zero। जीरो की फॉर्म में ब्रेक कर लो आप उसे। ठीक है, जीरो की फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि आप उसे देखो 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है ना, क्योंकि इसके बीच में -2 से लेकर 7 तक जा रहा है, तो इसके बीच में जीरो भी आ रहा है, तो जीरो का 1/0 करोगे तो वो तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा क्या। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, देखो ऐसी होने वाली है कि आपने कहा ए बिलोंग्स टू -2 से लेकर के जीरो वाला पोर्शन अलग कर लिया, यूनियन जीरो से लेकर 7 वाला पोर्शन अलग कर लिया आपने। अब इसका रेसिप्रोकल लो, अब इसका रेसिप्रोकल लो, तो 1/a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चे, देखो ये जीरो लिखा हुआ है, जीरो का मतलब आपने कहा जीरो से जीरो तक की जो वैल्यू होगी 1/0 वो तो नॉट डिफाइन होता है, बट जीरो से पहले कोई नंबर होगा वो क्या होगा, जीरो से थोड़ा सा कम होगा, जीरो से थोड़ा सा कम, जीरो से थोड़ा सा कम का मतलब नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में, नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाला लिया हुआ है मैंने, तो नेगेटिव में जीरो से थोड़ा सा कम रहेगा, तो 1/0 नेगेटिव, इसका मतलब वो वैल्यू तो क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। ओके, तो आपने कहा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का 1/2। ठीक है, यूनियन यहां पर क्या होगा, जीरो पॉजिटिव वाला नंबर, क्योंकि जीरो 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, वो तो करेंगे नहीं, तो जीरो थोड़ा सा, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, जीरो से थोड़ा ज्यादा का मतलब जीरो पॉजिटिव टाइप का जो नंबर होगा उसका जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, तो ये क्या बन जाएगा 1/7 से लेकर के इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे आपके पास वैल्यू चलेगी। ओके, डील किया आपने, क्वेश्चन छोटा सा ऐसे ही बना रहा हूँ, रेंज फाइंड करनी है आपने, ये लिख दिया मैंने 1/3 साइन ऑफ x माइनस का 2, ऐसे करके लिख दिया मैंने, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो देखो कैसे डील करोगी, भाई साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 to 1 के बीच में जाती है, तो 3 साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो कहां से जाएगी, -3 से लेकर के 3 तक जाएगी। ओके, तो 3 साइन एक्स -2 की जो वैल्यू होगी, -2 किया मैंने, तो -2 करने का मतलब इसमें -2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -5 से लेकर के 1 तक चली जाएगी। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल भी लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेने का मतलब हुआ कि इसको एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो आपने कहा कि 1/3 साइन ऑफ x -2 की जो वैल्यू होगी वो कहां से जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का 1/5 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट, ऐसे ब्रेक कर लेना है आपने, बस ये ध्यान रखना है ब्रेक कर लेना है, जीरो के ऊपर ब्रेक कर लेना है, जीरो के ऊपर ब्रेक कर लेना है। ओके, प्रैक्टिस किया आपने, ये लिखा हुआ है 1/फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस में 10, इसकी वैल्यू बताइए। 1/11 to 1/10 सर। 1/, 11 और 1/10। ठीक है, इसमें ओपन और क्लोज को भी ध्यान रखना है, जिस तरफ ओपन होगा
देखो ऐसे कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 क्लोज से लेकर के 1 ओपन। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 10 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसमें 10 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 10 से लेकर के 11 ओपन। तो 1 बाई की वैल्यू क्या होगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी कि ऐसे 1 डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 10, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऐसे और ये ऐसे। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/11 के ऊपर ओपन आएगा। देखो ये 11 वाला ओपन था ना, तो 1/11 के ऊपर ही ओपन आएगा, और 1/10 के ऊपर क्या आ जाएगा, ये क्लोज आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसे, ठीक है, ये वाली बात जो है सबको क्लियर होगी, ये वाला जो पॉइंट था सबको क्लियर हो गया। यस सर। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो ऐसे लिख दिया मैंने कि 1/a की फॉर्म में एक बात करूं अगर मैं, तो 1/a की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी, 1/बीटा, उल्टा हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू कहां से जा रही थी, अल्फा से लेकर के बीटा तक जा रही थी। a की वैल्यू जो थी वो अल्फा से लेकर के बीटा तक जा रही थी, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऐसे, 1/बीटा से लेकर के 1/अल्फा होगा। कब, क्या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तब व्हेन अल्फा इंटू बीटा, मैंने ऐसे लिख दिया अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तब ग्रेटर देन, भाई दो नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आती है, जब दोनों के दोनों क्या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। तो हो गया ना, दोनों को मैंने इंक्लूड कर दिया। बट अगर मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उनकी जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो तो ये आ जाएगी। तो उस वाले केस में क्या हो रहा है, उस वाले केस में इसको आपने ब्रेक किया है किसमें, कि अल्फा से लेकर 0 तक का, अल्फा से लेकर 0 तक का, तो आपने कहा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1/अल्फा। ओके, फिर उसके बाद 0 से लेकर बीटा तक का, तो 1/बीटा टू 1/बीटा टू आपके पास में इंफिनिटी। इसमें कोई बच्चा ये ना कह दे सर अल्फा पॉजिटिव होगा या बीटा नेगेटिव, भाई जो पहले लिखा जाएगा ना वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी में, इसमें जो लिखते हैं ना इंटरवल में, पहले जो नंबर लिखा जाता है वो छोटा नंबर लिखा जाता है, बाद में जो लिखा जाता है वो बड़ा नंबर लिखा जाता है। ठीक है, ये वेल अंडरस्टूड है कि बाद में जो लिखा जाता है वो बड़ा नंबर होता है, पहले जो लिखा जाता है वो छोटा नंबर लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मान लो कहीं पर, अभी तो मैं बेसिकली आपको बेसिक मैनिपुलेशन में एक तरह से इनइक्वालिटी ही डील करा रहा हूं, है ना। तो आप ऐसे कह रहे हो कि ए की जो वैल्यू है, मान लो ऐसे लिख दिया कि ये लिख दिया 4 से लेकर के, और मैंने लिख दिया 5, ठीक है ऐसे। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू जाएगी वो कहां से कहां तक जाएगी, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 16 से लेकर के 25 तक वैल्यू। ओके, अगर ए ऐसे होता, -4 से लेकर के -5 होता, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होती, -4 का स्क्वायर वो कितना होगा 16, +4 -5 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 25। ये तो सब नेगेटिव नंबर थे, दोनों के दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, दूसरा नेगेटिव नंबर को अगर आप पॉजिटिव बनाते हो तो मैग्नीट्यूड वाइज, तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज तो कौन, ओके मैंने ये थोड़ा सा ऐसे लिखा, -5 से लेकर के -4, मैग्नीट्यूड वाइज जो यहाँ पर बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, मैग्नीट्यूड वाइज जो बड़ा नंबर होता है वो नेगेटिव में छोटा बन जाता है। तो ए स्क्वायर करोगी तो ये उल्टे हो जाएंगे, ए स्क्वायर किया आपने तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा 16 और यहाँ पर चला जाएगा 25, उल्टा हो गया ऐसे में, अगर नेगेटिव नंबर थे तब। ठीक है, और मान लो अगर मैं ऐसे कहूं कि ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कि, एक नंबर पॉजिटिव ले लेता हूं एक नंबर नेगेटिव, -3 से लेकर के, और यहां पर लिख दिया मैंने 8 लिख दिया ऐसे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अब कहां से जाएगी, कोई बच्चा कहे कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो, अब हम सीधा सीधा नहीं कर सकते, अब तो हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया, यहाँ पर इसका स्क्वायर करता हूं तो ये 9, इसका स्क्वायर करता हूँ 64, तो आपने कह दिया ऐसे 9 से लेकर के और ये 64, तो आपने गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया, क्यों भाई, क्योंकि जब किसी नंबर का स्क्वायर करोगे
तो उसकी वैल्यू देखो -3 है ना, -3 का तो आपके पास 9 हो गया, फिर -2 होगा उसका कितना होगा, -2 का आपके पास में 4 होगा, फिर -1 भी तो होगा उसका कितना होगा, वो 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 0 भी होगा, 0 का कितना बनेगा 0। यानी कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आनी थी आपने 9 to 64 लिख दिया, ये गलत कहां पर हो गया, यहां पर होना चाहिए था, ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, 0 से लेकर के 64 तक, ये वाला करेक्ट है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में आपने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, 0 से लेकर के आप कहां तक गए, जो यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा वाला नंबर है उस तक गए। तो इसमें तो 64 हो गया, मान लो अगर ऐसे होता, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे a बिलोंग्स टू, मैं अगर ऐसे लिख देता कि -6 से लेकर के 5, तो कोई बच्चा कहे कि 0 से लेकर 25 लिख दूं मैं, फिर नहीं, 0 से लेकर के इसकी जो वैल्यू होगी, कोई बच्चा अगर ऐसे लिख दे रहा है ना, ए स्क्वायर की जो बिलोंग्स टू 0 से लेकर 25, अगर ऐसे कोई इंटरप्रेट कर गया हो तो ये गलत हो गया है। ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेकर 36। यहां पर देखना है मैग्नीट्यूड वाला बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 में यानी कि 6 का स्क्वायर तक जाना चाहिए, 0 से लेकर 36 तक जाना चाहिए। क्लियर हुई मेरी बातें? तो आपने इस वाले पॉइंट को ऐसे लिखा, ये जो आपके पास पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, इसको आपने ऐसे लिख लिया कि ए की वैल्यू वो तो कहां से कहां जा रही थी, ऐसे जा रही थी भाई अल्फा से लेकर के बीटा, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो जाएगी कहां से, अल्फा स्क्वायर से लेकर के बीटा स्क्वायर, कब, अगर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या हो, पॉजिटिव टाइप के नंबर हो। अगर मान लो अगर अल्फा और बीटा नेगेटिव टाइप के नंबर, ये कोमा लगाया हुआ है मैंने, प्रोडक्ट नहीं लिखी हुई, अल्फा कोमा बीटा ग्रेटर देन 0, ओके, अगर आपके पास में नेगेटिव टाइप के नंबर होगा तो बीटा स्क्वायर पहले आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाद में चला जाएगा, वो तो आप अब समझ गए होंगे कि अल्फा और बीटा अगर लेस देन टाइप के नंबर है तब। और मान लो अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में 0 से लेकर के अल्फा स्क्वायर तक जाएगा, कब, जब मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा बड़ा होगा, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है लेस देन 0 एक तो, दूसरा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बीटा स्क्वायर से ज्यादा है तो अल्फा स्क्वायर तक जाएगा, अगर मान लो बीटा स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी तो बीटा स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है, इफ अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 एंड बीटा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, अल्फा स्क्वायर से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये लिख दिया मैंने 3 sin² x + 4, ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो 3 sin² x + 4, इसमें तो दोनों नहीं, इसका नहीं, ऐसा कुछ और थोड़ा सा बनाते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं +2। शायद थोड़ा सा ऊपर कर दो। to 5 हाँ 2 से लेकर 5, ओपन क्लोज, close sir। तो ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, समझ में आ गया होगा आप सभी को कि भाई sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 होती है, तो sin² x की जो वैल्यू होगी, sin² x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में होगी 0 to 1, ओके। 3 sin² x की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, फिर 0 से लेकर 3 कर दो आप, 3 से मल्टीप्लाई किया, ओके। 3 sin² x + 2 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी 2 से लेकर के
5 तक हो जाएगी, यानी कि रेंज आ गई। ओके, नेक्स्ट देखा आपने एक पॉइंट। देखो अभी तक आपने क्या किया है, आप अभी तक आप क्या कर रहे हो कि ए की वैल्यू पता है, ठीक है, उसको मैंने उसमें की ऐड कर दिया, कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, तब उसमें तो कांस्टेंट ऐड कर दिया तो कांस्टेंट के साथ में, फिर अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद आपने कहा कि 1 बाई कर दिया, 1 बाई कर दिया, 1 बाई ए टाइप से कर दिया, फिर उसके बाद आपने ए स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, अगर आप मान लो रूट कर दो उसका, कि ए की वैल्यू पता है, रूट की फॉर्म में दे दिया जाए वो, कि रूट ए की वैल्यू बताओ, तो रूट ए की वैल्यू क्या होगी भाई, रूट ए की वैल्यू होगी कि अंडर रूट में अल्फा से लेकर के अंडर रूट बीटा, कब, अगर अल्फा और बीटा जो है वो पॉजिटिव टाइप के नंबर है, अगर आपके पास में अंडर रूट लिया आपने ये 0 से लेकर के अंडर रूट बीटा, मान लो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर का तो अंडर रूट लेते ही नहीं हम, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या आ जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से लेकर के अंडर रूट बीटा तक जाएगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 0, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो तो उस वाला वो वाला तो केस हो ही नहीं सकता है, उस वाले केस में तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, अंडर रूट ले ही नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल में रेंज फाइंड करनी है आपने, मान लो ये लिख दिया, बिल्कुल छोटी छोटी से एग्जांपल ले रहा हूँ, सभी इससे हो जाने चाहिए, 3 में जी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 1, वो तो 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 3 ओपन, और 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस में 1, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर के 4 ओपन। तो अगर आपने अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट लोगे तो इसकी वैल्यू कहां तक चली जाएगी भाई, दोनों के दोनों पॉजिटिव टाइप के नंबर है, तो सिंपल अंडर रूट ले लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 2 ओपन। तो आपने ये सब चीजें कर ली है, आई होप सो कि ये फर्स्ट मेथड जो है वो सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें तो बेसिकली हमने क्या किया है, इनइक्वलिटी को सोल्व करना ही सीखा है एक तरह से, ठीक है, इसमें तो हमने इनइक्वलिटी को सोल्व करना ही सीखा है, ठीक है, बट मैंने बता दिया इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी डिस्कस कर दिया कि रेंज फाइंड करने में मेथड 1 को भी आप इस तरह से यूज करते हो। ओके, ये वाला जो चीज बताई है ये सबको पहले से क्लियर थी, या किसी को ऐसा लगा है कि पहली बार हुआ है ऐसा? सर अभी पता लगा। अभी पता लगा है? अरे चलो, आपने लिखा इसे, ये वाला जो मेथड है इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो कि भाई जहां पर कहीं पर मान लो कि केवल एक जगह पर वेरिएबल यूज हो रहा हो, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है वैसे, क्योंकि हम बहुत सारे मेथड करने वाले हैं भाई, रेंज जो है थोड़ा सा इन्वॉल्विंग है, और जो आपने सीखा है डोमेन, डोमेन तो बिल्कुल सिंपल था, डोमेन के कंपेयर में रेंज थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो मुश्किल होने का मतलब हुआ कि मुश्किल होने का मतलब ऐसा कुछ नहीं, मुश्किल होने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इन्वॉल्विंग है, थोड़ा सा इन्वॉल्विंग है, ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे मेथड सीखने वाले हैं, तो बहुत सारे मेथड सीखने, तो किस मेथड को कहां पर अप्लाई करेंगे, तो भाई वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड कहां पर अप्लाई होगा। अब बस थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये जो बेसिक मैनिपुलेशन वाला मेथड था इसको आप अप्लाई कर सकते हो, कहां पर अप्लाई कर सकते हो, जहां पर मान लो केवल एक जगह पर वेरिएबल यूज हो रहा हो, ठीक है, या फिर एक जगह पर आप बना सकते हो, ठीक है, अब एक जगह पर नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लो अलग अलग जगह पर हो रहा है, बट उसको आप एक जगह की फॉर्म में बना सकते हो, तो आप ये मेथड को यूज कर सकते हो, तो मैं लिखवा देता हूँ इसे, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, तो आपने लिखा दिस मेथड कैन बी अप्लाइड, कैन बी लिखवाया मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह अप्लाइड हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, इफ ऑल वेरिएबल टर्म कैन बी रिड्यूस्ड इनटू सिंगल वेरिएबल फॉर्म, क्या तो उसे आप रिड्यूस कर सकते हो, यानी कि उसे आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इनटू सिंगल वेरिएबल फॉर्म, और एक्सप्रेशन,
contain variable only at one place। वेरिएबल जो है केवल एक प्लेस पर हो। इसका मतलब क्या बोल दिया कि मैंने क्या बोल दिया, देखो अब समझाता हूं कि मान लो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, रेंज फाइंड करनी है, ऐसी कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेंज फाइंड लिखना है, यहां पर लिखा है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस 3। तो आपको देख रहे हो यहाँ पर तो साइन साइन की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, साइन साइन की फॉर्म में चल रहे हैं, तो सिंगल वेरिएबल फॉर्म में, यानी कि एक जगह पर तो नहीं है, ये तो अलग अलग है, साइन स्क्वायर है फिर साइन है, तो एक जगह पर लेके आ सकते हो, यानी कि सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? हाँ कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? मैंने क्या किया, इसको लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म, जानता हूं मैं कि साइन को मैं टी मान लिया या कुछ भी मान लिया, ऐसे मान लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है 2 साइन ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अगले वाला ये साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स का मतलब आप क्या करो कि इसके कोफिशिएंट, इसको देखो आप 2ab की फॉर्म में लिखो, 2ab की फॉर्म में देखो, 2 इनटू में ए का मतलब हुआ 2 साइन ऑफ एक्स, तो ये कितना बन गया, 2 इंटू 2 4 बन गया, यहाँ पर तो कितना है साइन एक्स है, तो आपने क्या 1/4 कर दिया। तो ये 1/4 जो किया है इसका स्क्वायर आपके पास होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर होने का मतलब हुआ आपने 1/16 ऐड कर दिया और 1/16 सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 3। तो यहां तक का आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या ऐसे बन जाएगा सिंगल वेरिएबल फॉर्म में 2 साइन एक्स माइनस का 1/4 पूरे का स्क्वायर। हाँ अब बन गया ना आपके पास में, अब इसकी रेंज आप बता सकते हो, अब आप इसकी रेंज बता सकते हो, ये ए की वैल्यू पता है तो ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, ठीक है। अब आपने इसकी रेंज बताई, तो आपने कहा भाई साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 to 1, ओके, तो 2 साइन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -2 से 2, ओके, 2 साइन एक्स -1/4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें -1/4 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9/4, इसमें 1/4 किया तो ये हो गया 7/4, ओके। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करोगी तो आपके पास जो वैल्यू जाएगी 2 साइन ऑफ एक्स -1/4 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये देखो माइनस है, माइनस का स्क्वायर करने का मतलब प्लस में वैल्यू जाएगी, ठीक है, बट वो वैल्यू जो जाएगी वो 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 से लेकर के कहां तक जाएगी, जो बड़ा है इसमें मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा 9/4 है, तो 81/16 तक वैल्यू जाएगी। क्लियर हो रहा होगा सभी को, सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो आपने कहा इसकी जो रेंज आएगी, इसकी रेंज का मतलब हुआ इसमें प्लस का 47/16 और ऐड करना है, तो आपने कह दिया 47/16 से लेकर के ये 81/16 प्लस में 47/16 ये आपने ऐड कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा 8 और 12 128, तो वो तो कट हो जाएगा सीधा, तो आपने कहा 47/16 से लेकर के 8 ये वैल्यू हो जाएगी, ये रेंज आ गई। तो आप इस तरह से कर सकते हो। और एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपने कहा रेंज फाइंड करनी है, आपने ये लिखा है 3 इंटू में e रेज टू की पावर x माइनस का 5, ठीक है, तो इसकी रेंज फाइंड करनी, तो मैं जानता हूं ये तो सिंपल सा है, ठीक है, मुझे एक जगह पर वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है, एक जगह पर वेरिएबल दिख रहा है और इसकी वैल्यू मुझे पता है e रेज टू की पावर x, तो इसमें मैं क्या लगा लूंगा, जो मैंने अभी तक सीखा है मेथड 1 वो अप्लाई कर दूंगा मैं, 3 e रेज टू की पावर x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर के इनफाइनाइट, 3 e रेज टू की पावर x -5 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट देखा, ये देखा आपने रेंज फाइंड करना है, ये लिखा है 4x² + 5 और यहां पर लिख दिया मैंने x² + 7, तो भाई रेंज फाइंड करने का मतलब हुआ बच्चों कि आपने देखा इसमें तो वेरिएबल जो है ऊपर भी यूज हो रहा है और नीचे भी यूज हो रहा है, दो जगह पर यूज हो रहा है, इसे मैं सिंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में जहां पर एक जगह वेरिएबल आ रहा हो, तो भाई ऐसा कन्वर्ट करने के लिए मैंने देखा ऊपर भी तो x² है और नीचे भी x² है, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे, ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो। तो नीचे x² + 7 है, मुझे एक जगह लेके जाना है,
तो मैंने क्या किया, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 7 की फॉर्म में बनाने की कोशिश की। कैसे बनाया भाई, मैंने 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 7, ऐसे बनना चाहिए। तो प्लस 7 मतलब प्लस में 28 होना चाहिए। प्लस में 28 होने का मतलब प्लस 28 बनाया तो ऊपर तो क्या है, 5 है, तो आपने क्या कर दिया, माइनस का 23 कर दिया, हो गया ना, एडजस्ट हो गया 5 एडजस्ट हो गया। और डिवाइड बाई आपने क्या कर दिया, डिवाइड बाई ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 था, इसको दोनों की अलग अलग डिवाइड बाई कर दिया। तो अलग डिवाइड बाई करोगे तो आपके पास ये क्या बन गया, ये तो ऊपर से ऊपर कट हो गया, ये तो बन गया 4 माइनस का 23 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7। हाँ, अब आ गया आपके पास में, कहां पर, एक जगह पर आ गया। अब तो मैं फाइंड कर सकता हूं फिर, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू होती है वो मुझे पता है कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो तो कुछ भी हो सकती है। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगी। ओके, 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जो वैल्यू जाएगी वो कहां तक जाएगी बच्चों, वो जाएगी 7 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगी। ओके, तो 1/x² + 7 की वैल्यू देखो, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, हाँ दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो इनको क्या करो, ऐसे कर दो बस। तो आपने क्या कर दिया, रिवर्स करना है, यानी कि 1/, करना है। तो 1/∞ का मतलब आप समझो कि 0 टाइप का हो रहा है ना, ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, 0 ओपन, यहां पर आएगा आपके पास में 0 ओपन, और ये जो वैल्यू जाएगी ये जाएगी आपके पास में कि 1/7 तक, 1/7 तक। ओके, माइनस का 23 डिवाइड बाई x² + 7, इसकी जो वैल्यू जाएगी वो कहा, माइनस का 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या रहेगा, 0, 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 23/7, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उल्टा हो जाएगा, पहले वाला यानी कि बाद में, पहले वाला बाद में, वो बाद वाला पहले, यानी कि आपके पास हो गया माइनस का 23 डिवाइड बाई 7 से लेकर के यहां पर हो गया 0 ओपन। आई होप सो सभी को क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो 4 माइनस करना है, 4 माइनस कर, यानी 4 माइनस नहीं, 4 इसमें ऐड करना है। 4 ऐड करने का मतलब ये जो वैल्यू निकल कर आई है इसमें 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करने का मतलब होगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस का 23 डिवाइड बाई 7 से लेकर के यहाँ पर 4 तक चला जाएगा। ठीक है, इसे आपने सोल्व किया तो ये 7 इंटू एलसीएम लिया, 7 इंटू 4 28 माइनस 23, यानी कि ये जो वैल्यू गई ये क्या गई, 5/7 से लेकर के और 4 ओपन तक वैल्यू चली गई। क्लियर सभी को, तो ये रेंज आ गई आपकी। रेंज आ गई आपके पास में 5/7 से लेकर के एंड 4 ओपन तक, ये आपके पास रेंज आ गई। बोलोगे क्लियर हुआ है सब चीजें। ओके, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे हो, अरे ये किसके पास में, रेंज बताना आपने, ऐसे लिखा हुआ है कि cos² x माइनस का 4 साइन ऑफ x प्लस में 20, इसका बताना है। तो देखो यहाँ पर तो एक कोस है एक साइन है, अलग अलग है ये तो कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या मैं साइन को या कोस को एक की फॉर्म में, पहले तो ये देखो, हाँ कर सकते हैं, cos² को मैं साइन की फॉर्म में लेके जा सकता हूँ, हाँ लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लेके जाएंगे क्या, देखो फिर वो, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन डाला तो चला ही जाएगा। ओके, सोल्व किया आपने, जल्दी से बताया इसकी रेंज क्या है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया आपको। ये cos² है, cos²। संध्या मनीत कहां पर हो भाई, यही है सर। वीडियो क्यों की हुई है फिर। वो सर बस ध्यान नहीं रहा। ओके,
तो 16 से 24। सर क्लोज 16 से क्लोज 24। 16 to 24, वेरी गुड भाई। बाकी सभी भी करें। दीपक, सागर, आपका भी आंसर आना चाहिए। मीनाक्षी, आपका भी। कर रहे सर वन वेरिएबल में नहीं बन रहा सर ये। वन वेरिएबल भी नहीं बन रहा है। कोस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता आपको? कोस स्क्वायर को आप साइन की फॉर्म में नहीं ले जा सकते। वो तो ले गए सर, आगे सोल्व नहीं हो रहा। फिर आगे सोल्व करना कैसे? इस इक्वालिटी जो आप जानते नहीं कि कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर मेथड, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप से या a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप से बनाओ इसे। ये cos स्क्वायर x माइनस का 4 sin x प्लस में 20 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको आपने क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया 1 माइनस का sin स्क्वायर x माइनस में 4 sin ऑफ x प्लस में 20। दीपक मेरे साथ साथ बोलते चलोगे? यहां तक कर लिया था? यस सर। यस सर। अब उसके बाद ये क्या बन गया? 20, ये बन गया 21 माइनस का sin स्क्वायर x माइनस का 4 sin ऑफ x। तो sin x को अगर आप t मानते हो तो ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है कि 21 माइनस का साइन कॉमन लिया, ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे t का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में माइनस वाला माइनस साइन कॉमन ले लिया ना, तो ये प्लस बन गया। प्लस में 4 sin x बन गया, 4 sin x। 4 sin x का मतलब हुआ आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू में साइन ऑफ x इंटू में 2। तो 2 चाहिए, यानी कि सेकंड टर्म आपको पता चल गई ये 2 है। तो 2 का स्क्वायर आपने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो गया आपके पास में कि यहां पर क्या चाहिए आपको? प्लस का 4 चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपने प्लस 4 कर दिया और माइनस 4 कर दिया। माइनस 4 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो बाहर जाएगा तो प्लस 4 दिखेगा। तो ये आपके पास हो गया 25 माइनस में साइन ऑफ x प्लस का 2 पूरे का स्क्वायर। बस यही तो था। ये वाला पार्ट नहीं हुआ? ये वाला पार्ट नहीं हुआ क्या? हो गया सर इतना तो। फिर अब क्या रह गया? अब तो कुछ नहीं है सर। अब क्या रह गया? अब तो ये पता है आपको साइन ऑफ x की वैल्यू क्या रह गई होती है? -1 to 1 होती है। उसके बाद साइन ऑफ x प्लस 2 की जो वैल्यू होती है वो कितने हो जाएगी? इसमें 2 ऐड करना है तो ये 1 से लेकर 3 तक चला जाएगा। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना आप जानते हो, साइन ऑफ x प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो 1 का स्क्वायर वो होता है 1, 3 का स्क्वायर वो होता है 9। ओके, अब इसमें देखो माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का साइन लगा दिया आपने।
माइनस का साइन लगाया तो आपके पास में ये वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। कैसे, -9 से लेकर के -1 हो जाएगी। ओके 25 ऐड करना है, 25 ऐड कर दो इसमें। ये आपके पास में 25 ऐड करने का मतलब हुआ, 25 ऐड करोगे तो ये कितना होगा 16, ये कितना हो जाएगा 24, ऐसे। तो ये रेंज आ गई आपकी। हाँ बच्चों ये भी ध्यान रखना आपने, मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आप जैसे डोमेन के केस में करते थे ना, कि मान लो एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखा हुआ है, एक जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखा है, तो उनकी अलग से डोमेन, एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकाल लो, जी ऑफ एक्स की डोमेन निकाल लो, इनका इंटरसेक्शन ले लो, या मल्टीप्लाई हो रहे तो उनका इंटरसेक्शन ले लो। तो ऐसा हम रेंज के केस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है। तो नोट डला के लिखा देता हूं, कोई बच्चा ये गलती कर दे तो, फॉर द रेंज ऑफ f of x plus minus g of x or f of x into g of x, we cannot take union or intersection of ranges of f of x and g of x. अनलाइक, यानी कि ये अनलाइक डोमेन, जैसे कि डोमेन में होता था उसकी वैसा नहीं है, जैसे डोमेन में होता है ऐसा नहीं होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि मान लो कहीं पर ये साइन सुइन का आ रहा हो या साइन इनवर्स का आ रहा हो, कोई बच्चा ऐसे चालाकी खेलने की कोशिश करे कि उसकी टर्मिनल टाइप की वैल्यू जो है वो, यानी कि उसकी जैसे साइन है तो साइन की एक्सट्रीम वैल्यू पुट कर दी उसने, वो उसके लिए चेक कर लिया। मान लो जैसे लिखा हुआ था कि cos स्क्वायर x माइनस का 4 sin x प्लस 20, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, एक बार cos की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, ऐसे करके कुछ करने की कोशिश करे, तो वो भी नहीं कर सकते आप ऐसा, है ना, इन जनरल नहीं कर सकते। हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुक्का फिट बैठ जाए, ठीक है, बट ऐसा कर नहीं सकते हो आप। टू फाइंड रेंज इन जनरल, ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूं, तो वो करेंगे, एक आएगा मेथड आगे जाके कि टर्मिनल वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो वो, बट आप अभी नहीं कर सकते ऐसे। वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, वो बताया जाएगा आपको, वी सब्स्टिट्यूट टर्मिनल वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल एक्सप्रेशन। क्लियर, मेरी बातें क्लियर हो गई होगी सभी को, ठीक है, ये बातें सभी को क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, मेथड 2। ये बिल्कुल सिंपल मेथड था भाई, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया कि टॉपिक कंप्लीट करने के लिए डिस्कस किया, वैसे ये इनइक्वालिटी थी, इसको हम हटा सकते थे, ठीक है। सर सेकंड नोट दिखाना। सेकंड नोट में बच्चे ये बताया कि टर्मिनल वैल्यू पुट नहीं करेंगे, है ना, ऐसे। मेथड 2, तो रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। वैसे कंपोजिट फंक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बट थोड़ा सा आइडिया दिया था। कंपोजिट फंक्शन का मतलब बताया था मैंने कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, बस उतना ही ध्यान रखना अभी के लिए, तो वैसे डिटेल में बताया जाएगा जब फंक्शन चैप्टर में जाएंगे तब आपको बताया जाएगा। रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो इसका मतलब ऐसे कि जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे करके, ठीक है, इसकी डोमेन फाइंड करना भी हमने सीखा था, अब हम रेंज फाइंड करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टू फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो क्या करना आपने, फर्स्ट
फाइंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। भाई पहले जो अंदर वाला है, अंदर वाले से सोल्व होता आएगा। पहले तो आप वहां पर तो आउटसाइड टू इनसाइड चल रहे थे, यहाँ पर क्या चलना आपने, इनसाइड टू आउटसाइड चलना है। यानी कि आपके पास में पहले तो जी ऑफ एक्स की रेंज देखिए आपने कितनी कितनी रेंज आ रही है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू के लिए मान लो आपके पास में जी ऑफ एक्स की वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू आएगी, तो मान लो ये 2 to 5 जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 to 5 जाएगा ऐसे। तो एफ के लिए ये क्या बनेगा, ये जो है एफ के लिए ये डोमेन वाला पार्ट बन जाएगा, यानी कि ये एक्स वाला पार्ट बन जाएगा। इसकी कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू देखनी है। क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा फर्स्ट फाइंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। वो आपने कहा जैसे मान लो कि वो रेंज क्या आ गई, कि से ए बोल दिया आपने कि वो रेंज आपके पास ये आ गई। अब आपने क्या करना है, नाउ फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, किसमें, इन ए। ए का मतलब ये एक्स की वैल्यू रहेगी। क्या बोल दिया मैंने, क्या सब समझा दिया, एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने बोला कि जैसे मान लो ये लिखा है साइन, और यहां पर लिख दिया मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, कंपोजिट टाइप का फंक्शन हो गया। तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी रेंज देखी। ये कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपके पास में 0 क्लोज से लेकर के 1 ओपन तक, ठीक है। इसको मैंने बोला हुआ है कि इसको मैंने यहां पर ऊपर जो लिखा है इसमें क्या बोला था, ए लिखा बोला हुआ, तो मैंने बोला ये ए है। अब आपने इस ए की, यानी इस ए में साइन की रेंज देखनी है। तो साइन का ग्राफ मैं जानता हूं, ये y है, ये x है। साइन का ग्राफ मैं जानता हूं ऐसे चलता है। तो अब इसकी रेंज, साइन की रेंज देखनी है आपने किसमें, 0 to 1 में। तो ये 0 है, और यहां पर π/2 होता है। ये जो होता है π/2, π/2 का मतलब हुआ 3.14, अप्रोक्स वैल्यू बोलू 3.14 डिवाइड बाई 2, तो 1 से तो ज्यादा चला गया, यानी कि 1 कहां पर होगा, 1 होगा यहां पर। तो इसमें यहां से लेकर, ये 0 से लेकर 1 तक का जो पोर्शन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने देखा y की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो देखो y की वैल्यू तो ये आएगी 1 तक, ये 1 है, तो ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू का मतलब यहां तक जाएगा। y एक्सिस पर देखना आपने, y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर देखो, ये तो y एक्सिस पर 0 होगा, और यहां पर ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 के कोरस्पॉन्डिंग। जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की, साइन x का ग्राफ है ना, साइन x का ग्राफ है ये, तो आपने x की वैल्यू 1 पुट की, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, साइन 1 निकल कर आ गई। ओके, तो ये रेंज होगी, यानी कि इसकी जो रेंज आई आपके पास में वो कितनी हो गई है, रेंज जो आई बच्चों वो गई है 0 से लेकर, y एक्सिस पर देखो 0 से लेकर ये वाला जो पोर्शन आया है, ये आपके पास में रेंज आया है। तो आपने कहा 0 से लेकर के एंड साइन 1 तक रेंज आ गई। 1 के ऊपर ओपन है तो इसके ऊपर भी ओपन, यानी कि इसकी जो रेंज आई आपके पास में वो क्या आई, इसकी जो रेंज आई वो आपके पास आई है 0 से लेकर के साइन 1 तक। क्लियर हुई मेरी बात। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए आपको। मैंने कहा बच्चों ऐसे लिखा हुआ है साइन, यहां पर लिखा हुआ है 2, और यहां पर लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है। इसकी रेंज बतानी, तो देखा आपने भाई साइन के अंदर 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट की जाती है 0 to 1, तो ये कहां तक चला जाएगा, 0 से लेकर के 2 ओपन तक जाएगा। 0 से लेकर 2 ओपन तक जाने का मतलब जो साइन का ग्राफ होता है वो तो ऐसे चलता है। ओके, ये होता है पाई, ये होता है पाई, पाई का मतलब हुआ, और ये होता है π/2। तो 2 कहां पर होगा, π/2 का मतलब 3 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और 2 पाई का मतलब हो गया 3.14, तो 2 जो होगा यहाँ पर 2 होगा।
तो यहां तक मान लो ये जो है, यहां तक आपने y की वैल्यू देखी, यहां तक आप x की वैल्यू पुट करते गए, कहां से 0 से लेकर के आप 2 तक वैल्यू पुट करते गए, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने देखा कि y की वैल्यू क्या क्या निकल कर आ रही है। तो y की वैल्यू तो ऐसे निकल कर आएगी, ये फिर ये नीचे जाने लग जाएगी। यानी कहां तक आई मैक्सिमम वैल्यू, कहां तक गई, ये गई 1 तक। 1 के बाद अगर ये पाई तक भी जाता तब भी इसकी रेंज तो क्या आनी थी, 1 तक ही आनी थी। यानी कि इसकी जो रेंज आई आपके पास में वो हो गई है ये, इसकी जो रेंज आई वो कहां तक, y की वैल्यू देखो, y एक्सिस पर कहां तक गया है, 0 से लेकर 1 तक, फिर नीचे जाने लग गया, नीचे जाने लग गया तो कहां तक गया था ये 1 तक गया था। तो आपने कहा 0 से लेकर के और कहां तक हो क्या है, ये 1 तक। 1 के ऊपर ओपन या क्लोज, क्लोज क्यों क्लोज, क्योंकि भाई 1 तो π/2 पर ही आ गया था। तो आपने कहा ऐसे, बोलोगे सर क्लियर हुआ दोबारा सभी को। बताओ सर, ये 1 कैसे आया? 1 देखो आपने सर ये भाई, 1 कैसे आया? ये देखो ऐसे कहा आपने कि y की वैल्यू देखनी है आपने, ये साइन की वैल्यू देखो, साइन के अंदर क्या क्या जा रहा है, 0 से लेकर 2 तक वैल्यू जा रही है। तो ये साइन का ग्राफ होता है, ये आपके पास 0 है। अब इसको, ये जो 0 से लेकर 2 तक है ना, इसको आप एक्स एक्सिस पर ले आओ। तो ये आपने कहा जैसे ये जो वैल्यू है ये आपके पास में है 2 वैल्यू है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पाई, और यहां पर जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, π/2। तो आपने x की वैल्यू पुट की, 0 से पुट करना स्टार्ट किया, 0 से पुट करना स्टार्ट किया, तो y की वैल्यू देखो क्या क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 0 से लेकर के ऐसे चलता जा रहा है, 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 ऐसे 2 तक ऐसे जा रहा है। तो देखो भाई इसकी y की वैल्यू कहां से कहां निकल कर आ रही है, y की जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ये आ रहा है 1। और उसके बाद क्या हो गया, 1 से थोड़ा कम हो गया, ठीक है, 1 से थोड़ा कम हो गया। 1 से कम होने का मतलब भाई 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू आ गई ना आपके पास में या नहीं आई है। वाई एक्सिस पर देखो, वाई एक्सिस पर क्या 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 मिल रहा है आपको, वाई एक्सिस पर आपको मिल रहा है ये वैल्यू, वाई एक्सिस पर आपको क्या मिली, 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू मिली। अगर ये पाई तक भी चला जाता ना तब भी आपके पास में क्या मिलता, 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू मिलती। अगर फिर ये नीचे जाता तब नेगेटिव वाली वैल्यू भी मिलती। तो वाई एक्सिस पर आपको क्या मिला, 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू मिली है, इसलिए आपने 1 तक ली। फिर 1 के ऊपर क्लोज क्यों है, क्योंकि 0 से लेकर 2 तक में π/2 भी आएगा, 0 से लेकर 2 जो है इसमें π/2 भी आएगा, π/2 का मतलब हुआ 1.5 समथिंग है ना। तो आपने कहा वो जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो तो वैल्यू आएगी 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो ओके ठीक है, समझ में आ गया। अब बोला, यस सर। क्लियर हुआ दीपक, यस सर। संध्या, मीनाक्षी। फिर सर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें साइन 1 क्यों लिखा सर? क्योंकि उसमें साइन 1 लिखने का मतलब देखो एक्स की वैल्यू इसमें क्या क्या पुट कर रहे थे आप, इसमें आप एक्स की वैल्यू जो पुट कर रहे थे वो देखो ये वाला देखो, इसमें देखना आपने, ठीक है। ये देखो, नाउ फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ए, यानी कि साइन एक्स की रेंज फाइंड करनी है किसमें, ए में। ए का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो आपके पास रेंज आ रही है उसमें फाइंड करना है। तो 0 से लेकर 1 तक वैल्यू जा रही है, 0 से लेकर 1 तक का मतलब ये आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो कि 0 से लेकर ये 1 है, 1 का मतलब ये π/2 जो है इससे आगे है। यानी कि ये 1 कब बनता, ये 1 बनता जब ये आपके पास में ये वैल्यू कहां तक जाती, ये जाती वैल्यू π/2 तक, π/2 तक नहीं गई है। y की वैल्यू 1 कब आती, जब π/2 पुट करते हैं आप, π/2 आपने पुट ही नहीं किया, आपने क्या किया उससे पहले तक की वैल्यू पुट की है, कहां तक की, 1 तक की वैल्यू पुट किया। क्लियर, सागर। यस सर, आ गया सर समझ में। क्योंकि दीपक, हमें 1 से पहले की वैल्यू लेनी है, हाँ 1 से पहले इसलिए तक की, तो लिखा 1 की है। वैल्यू क्या होगी, वो आपने x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो क्या जाएगी, साइन 1 बनेगा। दीपक क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, यस सर, हो गया। हो गया। संध्या, संध्या बच्ची क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यस सर हो गया। मीनाक्षी, मीनाक्षी कहां पर हो भाई, क्लियर हुआ। सचिन, यस सर।
हो गया क्लियर ये वाला पॉइंट? यस सर yes sir ठीक है, ओके। अगर क्लियर हो गया है तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। ई रेज टू की पावर, टाइम हो गया सर। टाइम हो गया, बस ये वाला टॉपिक, बस ये एक क्वेश्चन किया आपने। ई रेज टू की पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका आपने रेंज बताई, इसकी रेंज बताई आपने। तो इसकी रेंज कैसे बताओगे? जैसे आपने कहा कि भाई साइन इनवर्स एक्स है, इसकी रेंज कहां से कहां जाती है? पहले कंपोजिट फंक्शन में आप क्या करते हो, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसकी रेंज फाइंड करते हो। वो क्या आ गया आपके पास में? इसकी रेंज हो गई, इसकी जो रेंज आई वो आपके पास हो गई माइनस का π/2 टू π/2। ओके, अब आपने कहा कि इसका अब e रेज टू की पावर x का ग्राफ बनाओ और उसकी रेंज देखो इस वाले इंटरवल में। तो आपने कहा e रेज टू की पावर x का जो ग्राफ होता है वो तो ऐसे चलता है, इसका ग्राफ। ओके, अब माइनस π/2, ये माइनस π/2 होगा यहाँ पर कोई पर। ओके, ये आपके पास में π/2 होगा, इसमें देखना आपने। तो यहां पर जो वैल्यू जाएगी, ये e रेज टू की पावर x का ग्राफ है, तो यहां पर जो आपके पास वैल्यू जाएगी वो आपके पास यहां से आई, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक का। तो इसमें देख लो आप y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग देख लो y की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो y की वैल्यू देखो यहाँ पर, जैसे आपने π/2 पुट किया इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? e रेज टू की पावर π/2। कि यहाँ पर माइनस π/2 पुट किया तो क्या निकल कर आएगी? y एक्सिस पर देखो, e रेज टू की पावर माइनस का π/2। तो इसकी जो रेंज आ गई वो क्या आ गई? y एक्सिस पर क्या क्या वैल्यू निकल कर आ रही है? वो आ रही है e रेज टू की पावर माइनस π/2 से लेकर के e रेज टू की पावर π/2 तक, ऐसे ये आपके पास में रेंज निकल कर आ रही है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर यस सर। सर टाइम हो गया सर शायद। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज की जो क्लास है वो यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सो ये सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? चलो ठीक है, आज की Yes, क्लास sir. को यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।